नमस्कार। नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है और आइए इसी के साथ स्वागत करते हैं पुष्कर अवस्थी जी का। सर नमस्कार। सर कहते हैं कि मोहब्बत अगर कहीं हो रही है तो वो दिखनी भी चाहिए और उस पर बात भी होनी चाहिए, उस पर कुछ लोग बात भी करते रहने चाहिए। इसी तरह अगर कहीं दुश्मनी भी चल रही है तो वो भी दिखनी चाहिए, बिल्कुल लोगों द्वारा महसूस की जानी चाहिए। लेकिन इस समय विश्व में एक ऐसी दुश्मनी चल रही है, और दुश्मनी तो छोड़ दीजिए, लड़ाई चल रही है। मैं बात कर रहा हूं रूस और ये आपका यूक्रेन वार की। रूस और यूक्रेन की वो लड़ाई ऐसी कौन सी लड़ाई है जिस पे अब शेष विश्व बात ही नहीं कर रहा है? आखिर ये कौन सी लड़ाई चल रही है? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि हम लोग भारत में हैं तो इसलिए हमारे लिए उसका जो है लगता है कि बात नहीं हो रही है। ठीक है। जहाँ जो कंसर्न, पॉइंट ऑफ कंसर्न जिनका है वहाँ यही बात हो रही है। ये एक बड़ी बात आपने कही, क्योंकि हमारा उससे वास्ता नहीं है इसलिए बात नहीं हो रही है, और जिनका उससे वास्ता है उस युद्ध से वहाँ केवल यही बात हो रही है। और हम लोग बात तब करते यदि यूक्रेन और रशिया के युद्ध से हमारी आर्थिक स्थिति पे फर्क पड़ता, या हमको जो है उस पूरे युद्ध के बीच में एक भागीदारी या पार्टी बनना पड़ता, तब हमारे यहाँ बात होती। लेकिन क्योंकि हम इन सब चीज़ों से जो है अपने को निकाल लाए हैं, इसलिए जो है जयशंकर जी की, भारत के जो विदेश मंत्री हैं, उनकी बात होती है, रूस के तेल की बात होती है, लेकिन यूक्रेन की बात नहीं होती। अच्छा, जब आपने ये कहा ना कि हम उससे निकल आए हैं, तो वाकई बात होती। अगर हमारे यहाँ तेल का संकट होता तो निश्चित रूप से बात होती। बिल्कुल होती। हमारे यहाँ किसी और ऐसी चीज़ों का अभाव होने लगता इस लड़ाई से, तो हम पर जरूर बात होती। क्या भारत ने और भारत की विदेश नीति ने, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां रही हों या एज ए विदेश मंत्री जयशंकर जी की, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है, किस चीज़ ने वो माहौल और भारत का वो स्तर बना दिया कि एक रूस जो मित्र देश है हमारा, उसके साथ यूक्रेन वार हो रही है, लेकिन हमारे ऊपर उसका न कोई फर्क है और ना हम उसका कोई संज्ञान ले रहे हैं? देखिए, ये स्थितियां जो है इस स्थिति तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही कारण महत्वपूर्ण नहीं होता, ऐसे कई छोटे कारण होते हैं, और जो पहले से सामने नहीं होते लेकिन पीछे होते हैं। और जब वो क्राइसिस चीज़ आ जाती है तो उसके बाद वो सामने जो पुराने आपने जो डॉट्स रखे होते हैं वो मिलने लगते हैं। यूक्रेन में रूस में भारत जो निकल आया, उसके पीछे जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अपने प्रथम काल में 2014 से लेकर 2019 के बीच में जो उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए, और वो संबंध उन्होंने जो है बराबरी के दर्जे पे बनाए। दूसरा, उन्होंने जब भारत की 1 अरब 30 करोड़ 35 करोड़ जो जनता थी उसको बेचा, नंबर्स को बेचा। अच्छा, मैं चौंक गया जब आपने कहा कि भारत की जनता को बेच दिया, क्योंकि जो है वो संख्या ऐसी है कि जब जो है हर जगह की वर्ल्ड इकोनॉमी जो है एक नए मार्केट की तलाश में है, तो उन्होंने जो है अपना मार्केट दिखाया, और ये वो मार्केट था जो कि उसके साथ जो है उसको बैक किया उन्होंने। जो नई फिस्कल पॉलिसीज लाए या जो नई जो अपने जो स्ट्रक्चर इकोनॉमिक या फाइनेंशियल रिफॉर्म किए, उससे जो है सेल्फ कंज्यूमिंग सोसाइटी भी बना दी। तो ऐसी स्थिति में जो है 2019 तक जो है उन्होंने बेस वक्त पूरा कर दिया था। और आज जो विदेश नीति दिख रही है, मैं कहूँगा कि ये जो है जयशंकर जी उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट या कहिए जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है वो कर रहे हैं, लेकिन बेसिक जो उसका आइडिया था वो 2014 से लेकर 2019 के बीच में बन चुका था। और वो ये था कि जो है अब 21वीं शताब्दी जो है इकोनॉमिक्स की है। अब जो वॉर है, या अब जो है किसी के कंट्री का डोमिनेंस जो है
उसके आर्म मशीनरी से ना होकर जो है उसकी सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी ठीक। एंड स्ट्रांग गवर्नेंसशिप, ये दो चीज़ रहेगी। क्योंकि हर शताब्दी में कह लीजिए, हर काल में जो है व्यवस्थाएं परिवर्तित होती हैं और हर व्यवस्था को परिवर्तन के पीछे कुछ जो बेसिक चीज़ें, फंडामेंटल चेंजेस आते हैं, वो जो है प्रोमिनेंट प्लेस ले लेती है। तो आज की तारीख में जो है 21वीं शताब्दी में इट इज़ इकोनॉमिक्स, सेल्फ रिलायंस एंड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप, ये तीन ही जो है आपको सर्वाइव कराती है। अब जो है आप कितने न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हैं, कितने टैंक रखे हैं, ये मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण नहीं रह गया। क्योंकि ये यूक्रेन और रशिया की जो युद्ध हो रहा है, इसमें भी आप इस पर देखिए कि इसमें जो है टैंक का प्रयोग विशेष ज़्यादा नहीं हो रहा है फ्रंट लाइन में, और सेकेंडली जो है एयर का जगह ड्रोन का जो है ले लिया। तो ये बेसिकली जो है जब फरवरी में स्टार्ट हुआ, रशिया ने जो है यूक्रेन पे किया, तो यूक्रेन को उस वक्त जो है उस कन्फ्लिक्ट तक पहुंचाने के लिए जो है जो अमेरिका कर सकता था उसने जो है पूरा मॉरल, पैसा, सबको सपोर्ट किया उन्होंने। ठीक। और मैं कहा प्रिजम्पशन ये था पुतिन का, ये था कि हम जो है जाएंगे और हम जो है जो उनका जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो कर ही चुके हैं ना। उस भाग को जो रशियन स्पीकिंग बेल्ट थी, जो कि प्रो रशियन थे, उसको अमेलगमेट करना वो तो कर लिया। लेकिन अब युद्ध में फंसाए रखने का जो है जो अमेरिका का वो था पॉलिसी थी कि हम पूरे रशिया में बैन लगाएंगे तो उससे जो है रशियन इकोनॉमी चरमरा जाएगी और वो घुटनों पे आ जाएगा, ये इस बेसिस पे थे। लेकिन वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि जो है सबसे बड़ा हथियार जो है रशिया का जो है ऑयल एंड गैस हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। और अमेरिका को उस वक्त ये प्रिजम्पशन था कि मैं जब बैन लगाऊंगा तो जो है कोई लेगा नहीं। तो वो जो है बेसिकली थियोरेटिकल सही लग रहा था, लेकिन डिफेंस इंडिया की तरफ से आएगा ये उनको उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा, जब आपने शुरुआत में ये बात कही कि दरअसल हमारा उनसे वास्ता नहीं है या हमको तकलीफ नहीं है इसलिए हमारे यहाँ बात नहीं हो रही है, लेकिन जिनका वास्ता है, जहाँ तकलीफ़ें हैं वहाँ खूब बात हो रही है। तो कौन से ऐसे विश्व के हिस्से हैं, कौन से ऐसे देश हैं जो अब भी लगातार बात कर रहे हैं? देखिए, रूस और यूक्रेन तो बात करेंगे ही, क्योंकि वो दोनों लड़ रहे हैं। उसके अलावा विश्व के और कौन से हिस्से हैं? मेन तो यूरोप है जहाँ बात हो रही है। इसलिए हो रही है कि यूरोप और असर क्या है? असर ये है कि यूरोप की जो है इस वक्त जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में है, उनकी जो है इकोनॉमी चरमरा रही है, उनका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उनके यहाँ कन्फ्यूज़न का दौर है, उनके यहाँ इस वक्त लीडरशिप का बहुत बड़ा जो है एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उनके यहाँ। और यूरोप से ज़्यादा यूरोपियन यूनियन जो है अपने आप के कन्फ्लिक्ट में है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है यूरोपियन यूनियन का भविष्य भी दांव पे लगा हुआ है। नाटो एक शक्ति के रूप में था, नाटो जो है टोटल हेल्पलेस लग रहा है। और तीसरी बात यह है कि इसमें जिसने युद्ध स्टार्ट कराया यूएसए, जिसके बेसिस पे न, वो जो है कंफर्टेबल पोजीशन में तो नहीं कहूँगा उनको, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अपने एलाइज से फ़ायदा उठाने वाला कोई है तो अमेरिका को हुआ। कैसे? देखिए, अमेरिका की जो है मिलिट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिनका है वो बहुत पावरफुल लॉबी है। अच्छा। अमेरिका कुछ नहीं बनाता है, अमेरिका आज की तारीख में सब बाहर से बनवा के अपने जनता को कंज्यूमर के रूप में देता है सामान। ठीक है। उसे अपनी जनता की कंजम्पशन के लिए जो चीज़ें उसको चाहिए होती है बाहर से सस्ते मंगवाता है। लेकिन एक चीज़ वो खुद बनाता है, वो है हथियार। हाँ। और हथियार यदि है तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जब पैसा आता है तो हथियार बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने शेल्फ लाइफ में आपने जो है बना के जो है शेल्फ में रख दिया और आपको आया खरीदार आया उसको तुरंत दे दिया। इट इज नॉट दैट। ट्रम्प के पीरियड में हमेशा जो है अमेरिका हर काल में स्पेशली डेमोक्रेट्स जो आते हैं ये युद्ध कराते हैं
जहाँ युद्ध नहीं होता वहाँ छुड़वाते हैं, ताकि जो है उनका जो उनका धंधा है वो चलता रहे, जो जहाँ से उनको डोनेशन मिलते हैं, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो अपना चलता रहे। 4 साल जो है ट्रम्प ने युद्ध नहीं किया। दैट वाज द फर्स्ट, बहुत वर्ष, कई डिकेड आफ्टर वेरी डिकेड्स, या कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जो मुझे ऐसा डिकेड ये नहीं लगता है कि जब जो है अमेरिका किसी युद्ध में इन्वॉल्व ना रहा हो। तो ट्रम्प का निकाले जाने के पीछे भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कारण ये था कि उसको फेज वाइज अफगानिस्तान से निकलना था, मिडिल ईस्ट को शांत कर रहा था, धमकी धमकी देता था, लेकिन जो है कोई एक्टिव वॉर में जो है पार्टिसिपेशन अमेरिका को नहीं होने दे रहा था। बिल्कुल, दिस वाज नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अमेरिका। बड़ी बात है। बताइए तो फिर कहीं विश्व में युद्ध ना हो, ये एक दुख की बात अमेरिका के लिए। तो अमेरिका ने जो है यूक्रेन पे जो है, जो उनके जेलेंस्की बेसिकली अमेरिकन का ही प्रोडक्ट है, उन्हीं की मीडिया, उन्हीं का ही का बनाया हुआ किरदार है। मैं समझता हूँ कि 3 लोग बनाए थे अमेरिकन मीडिया ने, या उनकी एकेडमिशिया, उनके थिंक टैंक ने, जो कि उनको एज ए स्टूजेस ऑफ अमेरिका लॉन्ग टर्म चलते हैं ये लोग। उसमें 3 लोग थे, जेलेंस्की, इमरान खान और हमारे भारत में अरविंद केजरीवाल। बड़ी बात, बड़ी बात। उसमें से जो है जब इनको तैयार किया गया, क्योंकि ये एक दिन में तैयार नहीं होते, इट टेक्स डिकेड्स टू क्रिएट अ पर्सन, और जब ये क्रिएट होकर जब आए तो उसमें जो है अरविंद केजरीवाल का जब उदय हो रहा तो उस वक्त भारत में एक सेकुलर या के लिए सोशलिज्म से हटके जो है, या लेफ्ट लीनिंग सेंट्रल से हटके जो है सेंटर राइट चले गए हैं हम लोग। मोदी जी का पदार्पण हो गया और पहली बार आए थे, और उन्होंने जो है जिस तरीके से हैंडल किया और जिस तरीके से वर्ल्ड के दुनिया के डायनामिक्स को समझा, तो अरविंद केजरीवाल की स्पेस वो नहीं मिल पाई, नहीं तो कांग्रेस को खाता केजरीवाल ही। और जिस जगह है वहाँ पे एनार्की का एलिमेंट इसीलिए कह रहा है। तो बेसिकली तीनों में एनार्की, भाई इमरान खान का है, इमरान खान में भी टोटल एनार्की का एलिमेंट टोटल है। यदि जो है वो इकोनॉमिकली इतना डफर ना होता इमरान खान, या इतना जो है रूलिंग जो एक टू रूल का जो एक ट्रेट होता है, वो यदि इमरान खान में होता, तो जिसके तहत पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट इमरान को लेकर आया था, तो सक्सेसफुल हो जाता, होता या ना होता, लेकिन बुरा ना होता। ठीक है। तो ये कभी उनको उम्मीद नहीं थी कि जो है कि इसका बनना के बाद पाकिस्तान में एज ए प्राइम मिनिस्टर बना ही रहना ही जो है उनके लिए इकोनॉमिक क्राइसिस का बनेगा, इसलिए फॉर दैट रीज़न वो हटा। जेलेंस्की की मामला अलग था, वो यूरोप का था, बनाया गया, और उनका जो पाकिस्तान और इंडिया का जो है सीन दूसरा था। वो यूक्रेन का सीन सीधे रशिया से था, जिसको जो है इनको जो है डोमिनेट कर रहा था अमेरिकन को। कोई तैयार और होता नहीं, इसको चढ़ाया गया, ये $1 बिलियन दिए गए, उसके बाकायदा जो है एक जो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया के पब्लिसिटी का फिल्मी सेट लगा के उसके वीडियो आते हैं। अब उसमें नुकसान ये हुआ कि अमेरिका को नुकसान कुछ वो तो दे ही रहे थे एक हाथ, और वो जो है एड भी दे रहे थे, उसके बाद जो है हथियार भी दे रहे थे। यूक्रेन हथियार भी खरीद रहा था, या ये लोग नेटवर्क खरीद रहे थे, तो वो खरीद रहे थे, तो पैसा यह जो दे रहा था अमेरिका, वो पैसा वापस अमेरिका के पास जा रहा था। तो कुल मिला के अमेरिका रूस और यूक्रेन की जो वार है उसको एंजॉय कर रहा है, फिलहाल तो एंजॉय कर रहा है। उसमें फिर क्या हुआ कि जब झटका उनको जो लगा कि जब रशिया ने अपने ऑयल बैन के बाद भी इंडिया ने खरीदा, चाइना तो पहले ही से ले रहा था, बिल्कुल, और इंडिया ने बहुत लार्ज स्केल पे जो है एकदम से जो है किया, मैक्सिमम डिस्काउंट लिया। उसका जो है कुप्रभाव यूरोप में पड़ा, जहाँ पे कि पूरी उनकी जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो रशियन गैस पे आधारित है, बिल्कुल बिल्कुल, और तेल पे। तो ऐसी हालत में अब जो है यूरोप को अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बैंक अपॉन करना पड़ा, या तो रशिया से ही बात की उन्होंने, कुछ लिया, या अमेरिका ने कहा हम सप्लाई करेंगे, अमेरिका ने दिया। अमेरिकन कैसे दिया? भारत ने अपने कंजम्पशन से ज़्यादा तेल रशिया से लिया। रशियन तेल का जो है रिफाइनरी अलग होती है, जो मिडिल ईस्ट से तेल निकलता है उसकी रिफाइनरी अलग होती है, क्योंकि उनकी जो दोनों में
टेक्निकल टर्म्स तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन दोनों की थिकनेस में अंतर होता अंतर है, लेकिन वो इंडिया में है। तो वो तेल आया, इंडिया ने उसको रिफाइन किया और फिर यही से वो तेल जो है उसका एक भाग जो है अमेरिका ने खरीदा, कटवा देंगे हम। अमेरिका ने खरीदा उस तेल को। तो अमेरिका ने बेसिकली जो है रशियन तेल खुद भी ले रहा है वाया इंडिया, इंडिया और रशिया से डिस्काउंट भी ले रहा है और यहाँ से अमेरिका को बेच के प्रॉफिट भी कमा रहा है, और फिर उस प्रॉफिट पे अमेरिका प्रॉफिट करके जो है यूरोप को दे रहा है। ठीक है, अब चलते चलते अगर इसको समेटें बातचीत को, तो रूस और यूक्रेन वार का भविष्य और इसका खत्म होने को आप कब तक इसका कोई टाइम फ्रेम देखते हैं, कैसे खत्म होना है और कब तक खत्म हो देखिए सकता है? ये है जब युद्ध फरवरी में शुरुआत हुई थी, उस वक्त जो थिंक टैंक्स थे, अमेरिकन थे, या जो लोग बात कर रहे थे और जो देख रहे सोच रहे थे कि एक या तो 2-3 हफ्ते का एक मेजर कन्फ्लिक्ट होगा, या फिर जो है एक कुछ समय चलेगा, उसके बाद जो है एक बीच का रास्ता निकल आएगा, या जो है पीस से कोई अकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ ध्वस्त हो गया। ठीक है, ध्वस्त हो गया कि अमेरिका जो है उसमें पैसा लगाता जा रहा है, रशिया की इकोनॉमी पर उतना ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, वो अपना कर रहा है, वो उसकी डिपेंडेंस चाइना पे और इंडिया से खरीदने पे पड़ने लगा। और तीसरी बात ये थी कि डॉलर को, जो कि इंटरनेशनल करेंसी के है, बनी हुई है, उसको जो है डिस्टेबलाइज करना कि रुक जाइए, मैं बड़ी मुश्किल से कर पा रहा हूँ, खराश जो है ना, कटवा लेंगे अभी। डिस्टेबलाइज करना था, वहां से आप शुरू कर लीजिए, उसके बाद कंक्लूड करके खत्म कर दें। डॉलर को डिस्टेबलाइज करके जो है उसको जो है उसके लिए ऑल्टरनेटिव लाने की बात तो बहुत पहले से थी, लेकिन कोई उसका जो है किसी हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हाँ, इस युद्ध में आई कि जहाँ पर रशिया अपना रूबल, चाइना अपना युआन, और इस पे इंडिया ने पहले से काम चालू कर दिया था। ठीक है, और फिर एक जो है ब्रिक्स जो आया है, ब्रिक्स करेंसी की बात भी चली। तो जब ये चीज़ सामने आ गई तो उसके सारे डायमेंशन युद्ध के बढ़ गए। अमेरिका जो है रशिया को सरेंडर करना चाहता है और युद्ध समाप्त नहीं होने देना चाहता है। ये बड़ी अजीब सी बात है। क्योंकि जो है अमेरिका की इकोनॉमी तभी बच सकती है अब कि जब वो जो है एट द कॉस्ट ऑफ यूरोपियन इकोनॉमी। बिल्कुल। और इस वक्त जो है यूरोप जो है वो पिछले 100 साल बाद में तीसरी बार बर्बाद होने के लिए, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बर्बाद हुआ, फिर दोबारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर बर्बाद हुआ, थर्ड टाइम जो है अब होगा। लेकिन पहले दो में रिवाइव कर गया था यूरोप, क्योंकि एक तो उपनिवेशवाद था, पहले उनकी जो है उपनिवेश थे, और अमेरिका जो है ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो है इतना उसमें आ गया था कि वो जो है रीस्ट्रक्चरिंग और यूरोप में योगदान ज़बरदस्त दे सकता था, और दिया उसने। लेकिन आज जो है 2022-23 में 22 में जो स्टार्ट कहानी 23, 24, 25 रशिया वो अमेरिका के पास रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूरोप के युद्ध जब खत्म होगा तो उसकी इंडस्ट्री को रिवाइव करने या उसको लेके उस पोजीशन में नहीं है। दूसरा, जो इस सबसे सोशल फैब्रिक टूटा है, पहले सोशल में जो होते थे वो स्लो मोशन में ठीक होते थे, मोल्ड होते थे, लेकिन ड्यू टू सोशल मीडिया, अनकंट्रोल्ड मीडिया के कारण जो है जो सोशल फ्रिक्शन जो है उसमें जो आ रहा है प्रेशर आया है उसको वो भी नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि जो है इसमें कई डायमेंशन जो है, जैसे कि आपके जो मिडिल ईस्ट से और या नॉर्थ अफ्रीका से इस्लामिक इमिग्रेंट्स पहुंचे और फिर वहाँ रेडिकलाइजेशन हुआ, ये फैक्टर पहले कभी नहीं था यूरोप में। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक नया एडिशन है। तब वो जो है रूल करते थे और ये लोग इंस्लेव थे उस जगह से जहाँ पे इनका शासन था। आज जो है वो एट पार इसलिए है कि जो
कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अपने उसको करने के बाद जो सोशलिज्म का थोड़ा रंग आया और हर आदमी के लिए जो है एक आप काम नहीं भी करते हैं तो उसके लिए मिनिमम करके आपको जो है रखा, तो वही फैसिलिटी जो है जो उनकी जनता के लिए वही इमिग्रेंट्स के लिए भी है। तो ऐसे उनमें जो है सोशल फैब्रिक जो है यूरोप का इटसेल्फ, चाहे रिलीजन के नाम पे हो, एथनिसिटी के नाम पे हो वो, और या फिर विचारधारा के नाम पे हो, वो एक नया तरीके वो एक नया डायमेंशन। तो मैं जिस तरह एक ज़माने में ईरान और इराक के 7 साल तक युद्ध चलता रहा कि पता ही लगता युद्ध हो रहा है, कभी ये तो यूक्रेन और रशिया का भी हमको लगता है यही चलेगा फिलहाल। कोई बहुत आश्चर्यजनक रूप से कोई शांति का आ जाएगा मुझको नहीं लगता है। जिस तरीके से भारत इस साल जो है G20 का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है और भारत में है, और उसमें जिस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जो है दबाव बनवाया भी अमेरिका की तरफ से और यूरोप की कंट्री की तरफ से, और स्वयं भी उसने कहा कि उसको भी इनवाइट किया जाए, और जिस तरीके से इंडिया ने उसको जो है बात को अनसुनी करते हुए यूक्रेन को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, क्योंकि वो यहाँ पे भी आता तो पैसा ही मांगता, और पैसा ही मांगता, और आपको जो है मॉरली उस पर जो बड़ा हाई ग्राउंड लेते हुए जो है मतलब कहना चाहिए सूट बूट का भिखारी बन के आता वो, और वो लेक्चर देता, तो उसको काटे। इसके मतलब जो है इंडिया इज नो मोर इंटरेस्टेड इन यूक्रेन। ठीक है, आपने जिस तरीके से बात को समेटा कि भारत कोई रुचि नहीं रखता क्योंकि उसकी सारी ज़रूरत पूरी हो रही हैं, उसके ऊपर हमारे ऊपर भारत पर कोई उसका असर नहीं है। उसी के साथ यूरोप एक में थोड़ा इसमें जो है भारत इसमें जो है कहना चाहिए कि आपदा में अवसर, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का है, तो ये जो है लॉन्ग टर्म जो फायदा जो यूक्रेन के या यूरोप के या अमेरिका के इकोनॉमी की डिस्टेबलाइज या जो भी होना है उससे जो है लॉन्ग टर्म की बात है, तो उसमें जो है इंडिया जो है बिल्कुल अपने किनारे रखेगा। इंडिया अपने को किनारे रखेगा, और यूरोप के बदलते ताने बाने और उसके फैब्रिक की जो आपने बात की, तो वो फैब्रिक तो अब इतना बदल चुका है कि फ्रांस और मोरक्को के बीच सेमीफाइनल में फ्रांस जीतता है, तो उसके बाद मोरक्को के प्यार में और मोहब्बत में फ्रांस की सड़कों पर, फ्रांस के सड़कों में दंगे होते हैं। तो खैर, बदलती हुई स्थिति में रूस और यूक्रेन यानी विश्व के एक हिस्से में दो देशों के बीच, यानी उनमें से एक हमारा मित्र देश है रूस, उसके साथ लड़ाई हो रही है, युद्ध चल रहा है, अमेरिका करा रहा है, यूरोप झेल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़े संतोष की बात है कि हम भारतीय अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। और संभवतः ये अनूठा उदाहरण है कि जहाँ एक लंबी लड़ाई, एक बड़ी लड़ाई का कोई असर भारत और भारत की, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे भारतीय समाज हो, चाहे उसकी विदेश नीति हो, उस पर नहीं पड़ रहा है। तो इसी के साथ पुष्कर सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सारा कुछ बताया कि हम चुप क्यों हैं और जिनको असर है वो चिल्ला क्यों रहे हैं। तो आपको देते हैं धन्यवाद, और आप सभी से एक बार फिर वही प्रार्थना कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हमें आगे अपनी राय भी देते रहिए कि आप हमसे किस तरह की चर्चा देखना चाहते हैं। तो पुष्कर जी को एक बार और धन्यवाद देते हुए आप सभी को नमस्कार।